everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं अपना नया टॉपिक इंश्योरेंस ऑफ चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज ओसीएम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड. सो आपने लास्ट लेक्चर में हमने दो तीन चीजें जो चैप्टर के रिगार्डिंग थी वो पढ़ ली थी, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं. देन उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैंकिंग. बैंकिंग को लेके क्वेश्चन आते हैं बहुत बार. तो बैंकिंग जो बैंकिंग पार्ट है सर्विसेज का वो हमने पूरा A to Z कंप्लीट कर लिया था और मुझे याद है उसमें मुझे आपको चार्ट देना है, और अगर मैं स्टिल भूल जाऊं तो आपको रिकॉल करने का आपकी जिम्मेदारी है. मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना क्योंकि वो मेरे अपडेट को काम आता है. एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी हुआ है, तो मैं जैसे ही वो मैं पीडीएफ या वो जो इमेज मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए वो मैं आपको कम्युनिटी चैनल पे सेंड कर दूंगी, कम्युनिटी सेक्शन में सेंड कर दूंगी, ठीक है. या तो जो भी ग्रुप्स है हमारे, जैसे कि आपको पता है अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो. एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कुछ नहीं, एक नंबर दे रही हूं, ओके. इस नंबर पे आपको मैसेज करना है अपना नाम और आप कौन से स्टैंडर्ड के हो. तो वो एक स्टडी ग्रुप है ना, जो हमने मेन आपके फायदे के लिए बनाया है. तो उस पे आप हमें ये सेंड कर देना, तो मैं उस पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स या ऐसी जो भी चीजें रहती हैं वो हम सेंड करते रहते हैं. या तो टेलीग्राम हमारा चैनल है ही है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो. चलो ना अभी इंश्योरेंस पार्ट को समझते हैं. तो देखो ये इंश्योरेंस क्यों आया एक्चुअली, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब भी हम बिजनेस करते हैं तो देयर आर मेनी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वी हैव टू बेयर. मतलब कि जैसे एक तो होता है पर्सनल लाइफ में, जैसे हमारा कार इंश्योरेंस रहता है, हमारे पास 2 व्हीलर का इंश्योरेंस रहता है, व्हाई वी टेक दैट इंश्योरेंस, या हमारा लाइफ इंश्योरेंस रहता है. क्यों हम ये सारी चीजें लेते हैं? क्योंकि हमें किस चीज का डर रहता है, किसी चीज का हमें खोने का डर रहता है, तो हम उसके लिए पहले ही कवर ले लेते हैं ताकि अगर कुछ हुआ भी तो हमें पूरा का पूरा तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा बट थोड़ा सा क्लेम हमें मिल जाएगा. तो वैसे ही बिजनेसेस में आपको पता है कि हमने 11th में पढ़ा था कि बिजनेस एंड रिस्क साइड बाय साइड चलते हैं, है ना, पैरेलली. बिजनेस अगर आप कर रहे हो एंड विदाउट रिस्क तो वो आप बिजनेस नहीं कर रहे ऐसा मान लो, क्योंकि बिजनेस के साथ हमेशा अनडाउटेडली रिस्क अनसर्टेनिटी ये आना ही आना है. तो इसी के वजह से हमारा एक सर्विस आया, हमारी आसपास जो लोगों ने ये चीज नोटिस किया कि यस इंश्योरेंस सर्विस की जरूरत है. तो बहुत जैसे आपकी सबसे पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी हम बोल सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि LIC है ना. आपके मम्मी पापा के पास भी LIC पॉलिसी रहेगा, या अगर आप देख रहे हो तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. तो ये सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक बिजनेसेस सेक्टर को इंश्योरेंस देने का काम, पॉलिसीज देने का काम, मतलब जहां पे बिजनेसमैन को रिस्क है वहां पे उनको कवर देने का काम ये सारी चीजें होती हैं. अभी देखो इंश्योरेंस मतलब क्या है, तो इंश्योरेंस मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल लॉस. इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली टू हेज दी अगेंस्ट द रिस्क कंटिंजेंट एंड अनसर्टन लॉस. तो थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, है कुछ नहीं नया, बस उन्होंने इतना ही बोला हुआ है कि जहां भी हमें कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ऐसे इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस फाइनेंशियल लॉस से. ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है. मतलब कि आप कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस चला रही हूं तो मैं एक लेवल तक रिस्क झेल सकती हूँ. एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे मैं बोलूंगी कि इससे ऊपर मैं रिस्क नहीं ले सकती. तो उसी को फाइंड करना और उसके लिए प्रोटेक्शन लेना किसी से, उसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं. ये इसमें क्या होता है, तो हम अपने रिस्क मतलब हम अपने अनसर्टेनिटी, ये रिस्क से प्रोटेक्ट होते हैं, हेज जिसे कवर बोलते हैं हम, ठीक है. सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किसके बीच में ये होता है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड. हम पढ़ेंगे इधर इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है. तो इंश्योरर मतलब कि वो इंसान, वो कंपनी जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है. इंश्योरर मतलब
वो कंपनी, वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको किसी रिस्क, किसी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन या हेज कवर दे रहा है, तो उसी को हम इंश्योरर बोलते हैं। और इंश्योर्ड हम किसको बोलते हैं? जहां पे आप या कोई इंसान को प्रोटेक्शन मिल रहा है किसी रिस्क या किसी अनसर्टेनिटी के लिए, तो उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं। तो ये चीज एक्चुअली पूछी नहीं जाएगी कि हु इज इंश्योरर, हु इज इंश्योर्ड, बट स्टिल टू ग्रैब दिस पूरा कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Whereby the insurer agree to compensate the insured against the loss. The insured has to pay a certain fixed sum of money on a timely basis to the insurer. अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंश्योर्ड जो है वो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? इंश्योरर से उसे प्रोटेक्शन आ रहा है, बट इंश्योरर को बदले में क्या मिल रहा है? तो इधर इंश्योरर को बदले में मिलता है इंश्योर्ड से कुछ पैसे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। अगर आपको पता होगा, अगर आपके मॉम डैड ने पॉलिसी निकाली होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली होगी, तो एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयरली उनको एक पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता है टू कंटिन्यू दैट पॉलिसी। ऐसे फ्री की सर्विस आपको दुनिया में कोई नहीं देगा, तो आपको एक छोटा अमाउंट या जो भी बड़ा, जो भी डिसाइड हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, उनके बीच में जितना भी अमाउंट डिसाइड हुआ है एज अ प्रीमियम अमाउंट, वो आपको उतने टाइम में ड्यू डेट में पे करना ही पड़ता है। एंड आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि अगर आप वो प्रीमियम नहीं पे करते हो तो आपका जो पॉलिसी है उधर ही रद्द किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रीमियम की जो ड्यू डेट होती है उनको फॉलो करना, जैसे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही प्रीमियम की जो ड्यू डेट होती है आपको टाइमली बेसिस पे इंश्योरर को पे करना पड़ता है, वरना इंश्योरर जो है लॉस होने पे आपको कंपनसेट नहीं करेगा। पॉलिसी या जो क्लेम है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओके, नाउ देखो प्रीमियम उन्होंने वही बोला हुआ है कि जो कंसीडरेशन, मतलब जो हम मनी पे करते हैं, insurer agrees to insure the insured, it is paid by the insured to the insurer. Okay, now policy मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में हुआ है, ठीक है, मतलब कि सामने बैठा हुआ इंसान और जो कंपनी है उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करो तो जो 4 व्हीलर या जो 2 व्हीलर होते हैं वो एक थर्ड पार्टी पॉलिसी भी होती है और एक नॉर्मल वाली पॉलिसी भी होती है। नॉर्मल वाली पॉलिसी में मेनली सब कवर रहता है कि अगर आपके गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, फुल कवर बोलते हैं उसको, कुछ भी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी। बट ऐसे कभी कभार होता है कि कभी कभी हम थर्ड पार्टी जो सस्ते की पॉलिसी रहते हैं ना वो ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वो इंश्योरेंस लेना है एज अ फॉर्मेलिटी भी रहता है, क्योंकि इन केस ऑफ व्हीकल आपको पता है विदाउट इंश्योरेंस व्हीकल ऑन रोड नहीं चलाई जा सकती। इट इज अ इलीगल टू राइड दैट व्हीकल जहां पे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई व्हीकल लो शोरूम से, तो बाय हुक और क्रूक आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट में रूल दिया हुआ है कि जो भी रोड पे गाड़ियां चलेगी उनके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं कि पॉलिसी अलग अलग टाइप से भी हो सकती है विद डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ क्लेम तब आता है जब आपका लॉस हो जाता है, तब जब आपका वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई आपके उस सब्जेक्ट मैटर के साथ, तब आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरा क्लेम चाहिए, जो आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप क्या करोगे, उस मिस हैपनिंग के बाद हमें इंश्योरेंस दोगे। ठीक है, सो इट इज द डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपनसेट द लॉस ड्यू टू मिस हैप। मतलब ये समझ लेना कि मिस हैपनिंग हो चुकी है, अब इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को उतने क्लेम देगा जितना उसने प्रॉमिस किया था अंडर पॉलिसी। ना प्रपोजल मतलब क्या होता है, वो आपका वाला प्रपोजल नहीं है जो आप कॉलेजेस में, स्कूल में प्रपोजल करते बैठते थे फोन पे, नहीं तो सामने, है ना, ये प्रपोजल वो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रपोजल है जब जो इंश्योर्ड रहता है वो इंश्योरर के पास जाता है,
मतलब हम जैसे इंसान जब कंपनीज के पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं कि हमको भी क्या दे, वो इंश्योरेंस दे, हमको भी, हमारे साथ भी वो क्या बनाए, हमारे साथ भी वो एक पॉलिसी बनाए। तो ऐसे रिक्वेस्ट को सामने रखना इज अ प्रपोजल। ठीक है, अगेन बोल रही हूं, जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी को किस चीज के लिए, इंश्योरेंस निकालने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं प्रपोजल। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? तो सब्जेक्ट मैटर इज दैट थिंग जिसके ऊपर आपने क्या लेके रखा है, इंश्योरेंस लिया है। जैसे वो किसी के लाइफ पे हो सकता है, जैसे चाइल्ड इंश्योरेंस आपने अपने बच्चों के लाइफ पे ले रखा है, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, कार्गो मतलब जो गुड्स रहते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किए जाते हैं, उस पे आप ले सकते हो, शिप्स पे ले सकते हो। तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर पे आएंगी। जिस भी चीज पे आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, मतलब जिस चीज पे से आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अनसर्टेनिटीज होने पे, तो आपको उस चीज को सब्जेक्ट मैटर इन दैट पॉलिसी बोलना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे जो कि अपना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अभी देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मतलब हम इधर क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो समझो कि जब भी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिसी बनता है, देन दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड सम रेगुलेशंस। ठीक है, आप कुछ भी करके इंश्योरेंस नहीं ले सकते और वो कुछ भी देके आपको क्लेम नहीं दे सकते। तो यू हैव टू, मतलब इंश्योरर भी को कुछ फॉलो करना पड़ेगा, इंश्योर्ड को भी कुछ फॉलो करना पड़ेगा। उसी चीज को समझने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि जब भी इंश्योर्ड और इंश्योरर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो दे हैव टू बी ट्रस्टवर्दी। मतलब कि दे हैव टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट जो भी आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्या लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में, या लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो उस केस में आप मुझे बोलो, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस आप लेने जा रहे हो, तो उस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मटेरियल फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो उस इंसान के हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि उसकी कितनी हार्ट सर्जरी हुई है, उसकी कितने बार वो बीमार पड़ता है, वो उसका एज कितना है, वो प्रॉपर आपने डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमको पता है कि यंगस्टर वाले एज, जो यंग वाले एज होते हैं, उनमें बीमारियां कम होते हैं, बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है उसमें हमारी जो तकलीफें हैं वो बढ़ती रहती है। तो उसके हिसाब से जो कंपनी है वो प्रीमियम भी बढ़ाती है, क्योंकि ओल्ड एज में ज्यादा रिस्क होता है हेल्थ इंश्योरेंस देना या लाइफ इंश्योरेंस देना। तो उस केस में प्रीमियम भी बढ़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं कार इंश्योरेंस लेने के लिए जाऊं तो मेरे को जो भी कार के बारे में पता है कि ये कार मैंने कितने साल पहले परचेज की थी, कितने किलोमीटर चलाई, ये मतलब जो भी माइलेज वगैरह, जो भी उसका जो एक होता है ना नंबर, यूनिक नंबर, इंजन का कुछ यूनिक नंबर होता है, वो सारी चीजें मुझे ट्रूथफुली उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस कंपनी जो इंश्योरर है उनको भी जो पॉलिसी के रिगार्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग मुझे क्लियरली सारे फैक्ट्स बताना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो हमको कुछ चीजें नहीं बताते हैं, बाद में जाके बताते हैं। तो ना ही ऐसा होना चाहिए, ना ही आपने ऐसा करना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कुछ छुपाना चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वर्दी रख के पॉलिसी निकालते हैं, तभी उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। वरना अल्टीमेटली क्या होगा, अनसेटलमेंट ऑफ क्लेम। मतलब कि जो अगर इंश्योरर ने झूठ बोला, सॉरी इंश्योर्ड ने अगर झूठ बोला उसके हेल्थ के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू अनसेटलमेंट ऑफ दैट क्लेम। आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा लॉस होने पे भी। और दूसरा, अगर इंश्योरर ने अगर झूठ बोला, मतलब कंपनी ने झूठ बोला, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छुपाए, तो आप जो इंश्योर्ड रहेगा वो कंपनी कोर्ट में जाके उनके ऊपर केस कर सकता है कि इन्होंने हमारे पास हमारे सामने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे चीजें सामने नहीं रखी थी। तो ऐसे सारी चीजें होती हैं कि यू हैव टू बी एटमोस्ट
गुड फेथ, है ना। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, आपको एटमोस्ट गुड फेथ से वो पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये बोल रहे हैं कि ये हर एक पॉलिसी को एप्लीकेबल है, जहां पे एटमोस्ट गुड टुवर्ड्स ईच अदर आपको रखना पड़ेगा। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। कोई भी चीज छुपानी नहीं होनी चाहिए, अनकंप्लीट नहीं, इनकंप्लीट नहीं होनी चाहिए और इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। आगे वही लिखा हुआ है कि द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। Similarly, insurer must provide relevant information regarding terms and condition of the contract. अगर इस चीज का फेलियर हो गया कि आपने करेक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो अल्टीमेटली इट लीड टू दी नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, मतलब जो आपका क्लेम है, जो आपका लॉस है, वो आपको नहीं मिलेगा बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो एग्जाम्पल पढ़ लो, वही जो हार्ट सर्जरी वाली मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपको पॉलिसी लेना है लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी हार्ट सर्जरी कितनी बार हुई है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो, पता चल गया उनको कि उनकी हार्ट सर्जरी ऑलरेडी 2 बार हो चुकी थी, तो शांतनु को क्या नहीं दिया जाएगा, ऑफ कोर्स उनके फैमिली को क्या नहीं दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इधर आप एटमोस्ट गुड फेथ से आपने पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं हमको सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट, क्लियर एंड कंप्लीट देना होता है। नाउ सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये बोलता है कि जब भी आप किसी के लिए इंश्योरेंस निकाल रहे हो या अपने लिए निकाल रहे हो या अपनी प्रॉपर्टी के लिए निकाल रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी, वो इंसान, मतलब वो लाइफ, वो आपकी होनी चाहिए। कहने का मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप किसी चीज की पॉलिसी निकालते हो तो उससे लॉस आपको होना चाहिए, आपके पड़ोसी को नहीं होना चाहिए। आप अपनी बीवी पे, है ना कहने का मतलब आप अपने बीवी पे पॉलिसी निकाल रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहे हो, तो बीवी भाई आपकी होनी चाहिए। वैसे ही जब आप गाड़ी पे इंश्योरेंस निकालते हो तो वो गाड़ी आपकी होनी चाहिए, उधर इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर उसको कुछ लॉस हुआ तो फर्क आपको पड़ना चाहिए, किसी और को नहीं, और फर्क आपको तभी पड़ेगा जब वो चीज आपकी होगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि आप ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे लाइफ, ऐसे गुड्स पे इंश्योरेंस निकालोगे जो आपकी रहेगी, दैट इज आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उस लॉस से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। सो देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रेजेंट रहना उस सब्जेक्ट मैटर में, मतलब उसका लॉस होने से आपको फर्क पड़ेगा। सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इन द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मरीन हो, फायर हो, जनरल हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हर एक पॉलिसी को ये एप्लीकेबल रहेगा। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में जिस भी लाइफ के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो लाइफ से आपको फर्क गिरना चाहिए, ठीक है। हालांकि बीवी के लाइफ मरने के बाद कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जोक मैं क्रैक कर रही हूं, बट एक्चुअली फर्क पड़ता है जब वो चीज होता है। जैसे बच्चों के ऊपर लिया तो बच्चे को कुछ हुआ तो आपको फर्क पड़ेगा, इसलिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बट दूसरे के बच्चों पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते, सीधा सीधा, है ना। So it is said to have an insurable interest in subject matter when the existence of subject matter put to insured in a financial benefit, whereas non-existence of subject matter put him into a financial loss। मतलब कहने का मतलब है वो अगर चीज अच्छी रही तो आप एक फाइनेंशियल बेनिफिट में माने जाते हो, और अगर वो चीज बिगड़ गई तो आप फाइनेंशियल लॉस में माने जाते हो, उसी को हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट मानते हैं। आप इमेजिन करो ना, अगर आपकी गाड़ी अच्छी खासी आपके सामने है तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हो। अगर वही गाड़ी बिगड़ जाती है तो यू आर इन अ फाइनेंशियल लॉस। क्यों? क्योंकि आप की है वो चीज, आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंटेन करते हो उस सब्जेक्ट मैटर में। तो एग्जांपल दिया हुआ है, द पर्सन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी
खुद के लाइफ एंड प्रॉपर्टी में हमको क्या रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, वैसे ही बिजनेसमैन को उसके गुड्स, उसके प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। सो हम इसके तहत हम वो सारी चीजों पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर टू लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी ये सेंटेंस देने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी के लाइफ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ के ऊपर, है ना, ये मैं बता रही हूं थोड़ा डिटेल में, लेकिन ठीक है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, तो इंश्योरेंस देखा जाएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाएगा कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो, ना कि जब क्लेम मिल रहा है तो। क्या होता है, कभी कभी वाइफ जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, इनका डिवोर्स हो गया बाद में, इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस लेने के बाद, तो कंपनी बोलती है कि नहीं, बाद में कुछ भी होने दो उनका, हम किस टाइम पे देखेंगे कि ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, बाद में कुछ भी होने दो। अब बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्लेम किसको मिलेगा, है ना, तो मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस है, वाइफ के मरने के बाद ऑफ कोर्स किसको मिलेगा, नॉमिनी को, दैट इज हस्बैंड, और अगर वाइफ जिंदा है तो ये वाइफ को मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा, अगर वो डिवोर्स भी है तो भी वो वाइफ को मिलेगा, क्योंकि उसके लाइफ पे इंश्योरेंस लिया गया था। तो इन्होंने इसलिए ऐसे स्पेसिफिक चीज दी हुई है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा यूनिक इंश्योरेंस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब देखा जाएगा जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब। बाद में क्या हुआ, आपका बच्चा आपको छोड़ के चला गया, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी प्रेजेंट। ये आपको बहुत कम चैनल पे ये चीज बताया जाएगा, बट स्टिल मैंने ये चीज आपको बता दिया। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब कि क्या बोला गया है, देखो अब हमने दो प्रिंसिपल पढ़े जो ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल है। क्या? ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। अभी क्यों? देखो ये क्या बोलता है ये प्रिंसिपल कि जब भी अगर लॉस होता है इंश्योर्ड का, जब भी अगर लॉस होता है इंश्योर्ड का, तो हमारी जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि हम उसे ओरिजिनल पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे। मतलब वो जैसा प्रायर टू टेकिंग या प्रायर टू लॉस था, जैसे कि मेरे पास गाड़ी थी, ठीक है, मेरी गाड़ी अच्छी खासी थी, मैं चला रही थी उसको, मजे ले रही थी, और अचानक से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब गाड़ी खराब हो गई। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अगर मैंने इंश्योरेंस लिया रहेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोल देगी आप टेंशन मत लो, हम आपको उसी ओरिजिनल पोजीशन पे लाके खड़ा करेंगे जो आप इमीडिएटली बिफोर लॉस थे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टू इंडेमनीफाई, लॉस को कवर करके देना। जैसे किसी में ऐसा भी होता है कि चलो गाड़ी गाड़ी को ठीक करके नहीं दी तो हमको पैसे दे दिए, जो सर्विस सेंटर है उनको पैसे दे दिए उन्होंने। तो इंडेमनिटी मतलब जितना भी लॉस हुआ है उसको हम ओरिजिनल पोजीशन पे लाके आपको खड़ा कर देंगे। बट मेरे को आप ये ऑनेस्टली बोलो, क्या ये लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होगा क्या? लाइफ इंश्योरेंस में तो इंसान चल बसता है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करते बैठी कि हम आपको उसको जिंदा लाके आपके घर में बैठाएंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस को प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल। सो देखो, इंडेमनिटी मीन्स गारंटी और एश्योरेंस टू पुट अ इंश्योर्ड इन अ सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इंडेमनिटी मतलब ही ये होता है कि इंश्योर्ड जो है वो सेम फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए
जैसा वो अनसर्टन इवेंट, मतलब लॉस होने से पहले वो उस पोजीशन में था। तो इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल, बट नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज लाइफ कभी भी पैसों से मेजर नहीं की जाती। देखो लाइफ इंश्योरेंस में हमको पैसे मिल जाते हैं, नॉमिनी को जो है वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन पैसे मिले तो क्या आप उसे लाइफ के साथ, अपने किसी रिलेटिव के लाइफ के साथ उस पैसे को कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा हुआ वो चल बसा, मेरे को पैसे तो मिल गया। इंडेमनीफाई तो होता है, बट क्या उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाके खड़ा किया जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए ये जो इंडेमनिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है, एंड नॉट टू लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज लाइफ कांट बी मेजर इन case of in terms of monetary value. In case of death of the insured, the actual sum of assured is paid to nominee of the insured. आपको पता ही है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो वो पैसे किसको मिलते हैं? नॉमिनी, ठीक है, वाइफ, बच्चे जो भी उसके पीछे रहते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर एग्रीज टू कॉम्पनसेट द इंश्योर फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। देखो जब भी लॉस होता है तो आपको एक्चुअल जितना लॉस हुआ है वो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी के ऊपर 5 लाख की इंश्योरेंस ली थी, ठीक है, कि 5 लाख तक अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो कौन बेयर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। लेकिन आपकी गाड़ी को सिर्फ 20,000 का ही लॉस हुआ, 20,000 का ही लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ओनली 20,000 जितने का एक्चुअल लॉस हुआ है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 5 लाख तक अगर हुआ लॉस तो हम बेयर करेंगे, 5 लाख के ऊपर आप करोगे, लेकिन हुआ एक्चुअल लॉस कितना? तो 20,000। तो हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक्चुअल लॉस अप टू द इंश्योर्ड वैल्यू, क्या बोल रही हूं, एक्चुअल लॉस अप टू द इंश्योर्ड वैल्यू वो रिस्पॉन्सिबल होती है। So the amount of actual compensation is limited to the amount assured or loss whichever is less. तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना कि लॉस और एक्चुअल लॉस, टू बी स्पेसिफिक, एक्चुअल लॉस और क्या बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड वैल्यू, जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज लोअर। हो सकता है कि आपका लॉस इधर 6 लाख का हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने का ये देगी कॉम्पनसेशन? तो आपको 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस देगी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है एक्चुअल लॉस और इंश्योरेंस वैल्यू विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, मतलब कि आपका जो लॉस है वो, आपका जो इंश्योरेंस है वो लिमिटेड रहेगा इंश्योरेंस वैल्यू तक ही। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 2 lakh एंड इफ द लॉस इज ऑफ फायर बाय ₹1 lakh, देन इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट फॉर ओनली 1 lakh, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि एक्चुअल लॉस आपका 1 lakh ही हुआ है। क्लियर और नॉट? समझा? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, इतना मैंने नोटिस किया है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मजा आता है इस चीजों को पढ़ने में। थोड़े कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स चीजें आते हैं ना तो ट्राई टू गेन इंटरेस्ट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, दे लूज इंटरेस्ट बिकॉज उनको वो कुछ समझ के पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए दोस्त बनाओ बुक्स को, ऐसा सुना होगा आपने, अपने बुक्स को दोस्त बनाओ, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और तभी आप थोड़ा पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर आप सिर्फ ऊपर से पढ़ने के नाम पे सिर्फ पढ़ रहे हो क्योंकि साइड में मोबाइल रखा है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो नहीं हो पाएगा कुछ। अपने अंदर वो इच्छा है ना, वो मेरे को ना मैं सीए हूं तो मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आती है तब मुझे काम करने में मजा आता है। वो रूटीन काम आता है ना तो मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी, आपको फ्रैंकली बोलती हूँ। इसीलिए मैंने 2 साल पहले मेरी जॉब क्विट कर दी, क्योंकि मुझे वही रूटीन काम करने में मजा नहीं आ रहा था। आई लाइक टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस मुझे सीए के जॉब में या सीए
प्रैक्टिस में मुझे मिलता है कि जब लोग आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स चीजें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम कैसे टैक्स बचाएं, हम कैसे नई नई चीजें करें, ये वो, तो मुझे थोड़ा रिसर्च करने में, थोड़ा न्यू प्रोविजंस पढ़ने में, ये सब चीजों में मजा आता है क्योंकि वो है मेरे अंदर इच्छा शक्ति। लेकिन वही चीज आप में शायद मर चुकी है, ऐसा हो गया है बहुत सारे स्टूडेंट में। तो वो फायर जो है, अंदर की आग जो है, वो जला के रखो, क्योंकि अगर वो बुझ गई तो फिर दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी कहता रहे, कुछ भी आगे माथा फोड़ता रहे, कुछ नहीं होने वाला जब तक वो अंदर से नहीं आएगा। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये बोलते हुए देखा होगा कि अरे जागो जागो, तब तो आप रिचार्ज रहते हो। जैसे ही आप उस सेमिनार से या उस वीडियो के बाहर निकलते हो, फिर से आप डिस्चार्ज हो जाते हो। अंदर से वो चाह लेके आओ। बोल रही हूं मैं बार बार, तभी लाइफ में एक बार आप वो अचीव कर सकते हो जो आपने अभी ठानी हुई है। वो अचीव होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, थोड़ा ही कभी भी इंसान रिलैक्स तो नहीं हो सकता, ये भी फैक्ट है। बट जो आप चाहते हो अभी, और वो आपने अचीव कर लिया, तो आप थोड़े हद तक क्या हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। क्योंकि आज मैं सीए हूं, ये मेरा सबसे बड़ा एक मोटिव था मेरे लाइफ का, वो आज हो गया है ना, तो मुझे सब बहुत छोटी चीज लगती है। सारे चैलेंजेस मुझे बहुत छोटा लगता है। तो सेट हाई एम, उसको अचीव करो, फिर भागते रहो। फिर जो आपको करना है वो कुछ साल मेहनत करो, भिखारी नहीं बोलूंगी, स्ट्रगल करो, है ना, कि हर चीज के लिए आपको वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पैसों की दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत होता है, हर किसी में होता है। वो एक बार हो गया ना, एक टाइम आएगा जब आपके पास इतने पैसे रहेंगे कि लगेगा यार वो स्ट्रगल सच में कुछ मैंने किया था, तभी मेरे पास आज ये सारी चीजें हैं। आज वो चीज मैं आपको इसलिए अंदर से बोल पा रही हूँ, वो चीज है, वो चल रही है। तो मैं अभी वो मैं जितना भी चाहूं पीछे तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो चीज आ गई है। तो प्लीज ट्राई टू डू दैट, जो मैंने अभी थोड़े सेकेंड्स में, मिनट्स में आपको बोलने की कोशिश की है। चलो फिर ये 3 जो प्रिंसिपल, बाकी के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ज्यादा वीडियो को एलैबोरेट नहीं करते हैं, आप भी बोर हो जाते हो मेरी शक्ल देख देख के, है ना। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।